केंद्र सरकार के विभागों के निगमीकरण पर एक रिपोर्ट संजय कुमार मिश्र के साथ। 3G 5G के बीच में झूलता हुआ BSNL ऑफिस। क्या हम लोगों का भविष्य होगा तो खुद नहीं किसी को पता। भविष्य सरकार से अपेक्षा न करिए, भविष्य अपना आप खुद तय करिए। ये BSNL जो निगम हो गया है, इससे आप लोगों को क्या फायदा हुआ? निगम हुआ, इससे कोई फायदा तो नहीं हुआ सिवाय नुकसान के। कर्मचारी काम करते हैं, अच्छा उनको ऐसा लगता है। अच्छा, सरकार को ये लग रहा है हाँ। कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। सरकार का ये कहना है कि हम इन आयुध निर्माणियों को मुनाफा वसूली का केंद्र बनाना चाहते हैं। हम खड़े हैं माल रोड स्थित दूरसंचार भवन में, जहां पर ये दूरसंचार विभाग भारत सरकार का जो विभाग था, ये भारत के सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले विभागों में से एक था, दूसरे स्थान पे था। आज 20 वर्ष पहले इसका निगमीकरण कराया गया था। 1 अक्टूबर 2000 को इसका निगमीकरण कराया था। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है ये पूरी खड़ी हुई है, यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल सन्नाटे के साथ चल रही है। और निगमीकरण के बाद जो स्थिति बनी है वो आपके सामने है। आज ये संदर्भ मैं इसलिए ले रहा हूं कि आने वाले 1 अक्टूबर 2021 को आयुध निर्माणी बोर्ड की जो फैक्ट्रियां हैं 41 भारतवर्ष की, वो सब निगमीकरण के रूप में चली जाएंगी। तो हम बात करेंगे, यहाँ के कुछ कर्मचारी नेता हैं, उनसे हम पूछेंगे कि निगमीकरण के बाद उनको क्या लाभ मिला। मैं BSNLU का जिला सचिव कानपुर कामाख्या प्रसाद मिश्रा हूँ। निगमीकरण के बाद हम लोगों को मिला कुछ भी नहीं, सब कुछ छिनता ही गया। नहीं, सरकार तो कह रही है कि बहुत कुछ मिलेगा, इससे बड़ा प्रॉफिट होगा, हम निगमीकरण कर रहे हैं, इससे देश का बड़ा लाभ होगा। तो थोड़ा सा बताएं क्या लाभ हुआ। सरकार ये कह रही है हमारा बोनस जो है विगत करीब करीब 12 साल से बंद है। 12 साल से बोनस बंद है, कोई बोनस नहीं है। हमारा 2017 में थर्ड पे कमीशन होना था, वो भी नहीं हुआ। अभी VRS 2020 में किया गया, हम लोगों को फिर रसगुल्ले दिखाए गए कि भाई आपको 4G भी दे देंगे और प्रोसेस में आपकी जो तनख्वाहें लेट हो रही, करीब करीब 2.5 साल से हम लोगों की तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही, ड्यूज हम लोगों के क्लियर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ये जो 4G आप बता रहे हैं, 3G तो अभी तक था और जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 5G की बात कर रही हैं, आप 4G की बात कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सा बताएं इस पर। और हमारे यहाँ 4G स्पेक्ट्रम हम लोगों को अलॉट ही नहीं किया सरकार ने। कहने का मतलब ये है कि 4G आपको अभी अलॉट नहीं किया गया, तो आप अपने ग्राहकों को 4G की सुविधा दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं दे और जबकि प्राइवेट कंपनियां हैं वो 5G की बात कर रही हैं, तो ऐसे में आपका BSNL कहाँ पर स्टैंड करेगा? कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार ही की मंशा ये नहीं है कि स्टैंड करे। क्योंकि हमारे पास BTS टावर है, उनकी शेयरिंग वो करवा देंगे, प्राइवेट कंपनीज को दे देंगे शेयरिंग में। मतलब ऐसी आशंका है आपको? आशंका वो टोटली देंगे। और हमारा जो फाइबर बिछा हुआ है, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा है फाइबर का। हाँ, ये तो बात सही है, फाइबर नेटवर्क। फाइबर भी ये किराए पे ही दे देंगे और प्राइवेट कंपनी को देंगे, क्योंकि गांव में टोटल फाइबर हमारा ही बिछा हुआ है। तो बता दे रहा हूँ, ये शेयरिंग करेंगी, केबल की भी शेयरिंग कर देंगी, फाइबर केबल की। और फाइबर केबल और पूरा पूरा जो है ये BTS टावर अपना सिस्टम जितना भी हो सब दे देंगी शेयरिंग पे, और उसी पे 5G चलाएंगी। और हम आज इस स्थिति में कि हम 3G ही चला पा रहे हैं उसी टावर पे। अब कुल मिला के जब आपको सुविधा नहीं देंगे तो आप 5G कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि यहाँ पर तो बहुत भीड़ हुआ करती थी, अब इस समय हम देख रहे हैं भुतहा बंगला टाइप का दिख रहा है। हेलो नमस्कार, मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव, सहायक जिला सचिव नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन। निगमीकरण का सबसे जो भयंकर आपको बताए, निगमीकरण जो होता है वो एक कंपनी का निगमीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको बर्बाद करने की मंशा सरकार की होती है। अच्छा, निगमीकरण से बर्बाद कर देते हैं। अगर आप बताइए प्राइवेट ही अच्छा है तो वोडाफोन एयरटेल की ये स्थिति क्यों हुई, जिनका अरबों रुपए का AGR बाकी है, सरकार को उनको रियायत देनी पड़ी। अगर प्राइवेटेशन अच्छा है तो इन कंपनियों की हालत क्यों हुई? आप ये तो बात सही है, उदाहरण ये हम लोगों के बीच में है वोडाफोन और एयरटेल का। उसके अलावा भी हम आपको बताते हैं, अगर आपने सुना होगा आज से साल 2 साल पहले एयरसेल, यूनिनार, MTS, टाटा डोकोमो, टाटा इंडीकॉम, एक से एक कंपनियां थी और वो सब बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्या प्राइवेट अगर इतना अच्छा था फिर भी हम 3G में आज भी देश में स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो क्षमता है वो उन लोगों के पास नहीं है। और लेकिन सरकार की मंशा ये है निगमीकरण करने के बाद चीजों को बेचा जाएगा।
2,58,000 किलोमीटर की फाइबर बेची जा रही प्राइवेट कंपनियों को, 2,58,000 किलोमीटर, 2,58,000। जिसको हम लोगों ने 6 सालों में डाला है पूरे देश में, और उसको बेचा जा रहा है। तो ये कैसे मालूम बेचा जा रहा है? वो वित्त मंत्री ने बोला संसद में, निर्मला अच्छा, सीतारमण। अच्छा, उन्होंने कहा कि बेचेंगे। 14,000 टावर बीएसएनएल के बेचे जा रहे हैं, एमटीएनएल बीएसएनएल के, ये तो संसद में बोला गया तो है। इससे भारत सरकार का क्या लाभ होगा? भारत सरकार को कुछ थोड़ी लाभ होगा, भारत सरकार के आसपास जो लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको लाभ होगा कि अगर वो आज फाइबर डालेंगे तो 6 साल बाद डाल पाएंगे, 27-28 में मेरे साथ स्टैंड कर पाएंगे। कुल मिला के जो हमारा नेटवर्क है उसका लाभ प्राइवेट कंपनियों को देने का वो है। आप इस समय देख रहे हैं कि रेलवे में क्या हो रहा है, रेलवे के इंजीनियरों ने पटरी लगाई, उन्होंने अपना स्टेशन बनाया, और आज तेजस जैसी प्राइवेट ट्रेनें चला रहे हैं। इसका बेस किसने बनाया? बेस तो वहाँ कर्मचारी है। आप बनी बनाई चीज कोई भी चला सकता है, वो इसी तरह डिफेंस का भी हाल होगा। अच्छा, मान लो घाटा हो तो उसको एक बार दिया जाए, वो तो बात समझ में आती है। ये तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा देता था विभाग, इसको प्राइवेट करने का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया, निगमीकरण एक तरह से कंपनी को बंद करने की साजिश होती है, जो हमारे साथ की गई है, यही डिफेंस के साथ होगी। कल आप देखिएगा तो तोप गोला बारूद, जो जूते चप्पल बना रहे हैं फैक्ट्रियों में बैठे हैं, वो लोग साइकिल बनाने वाले, वो तोप गोला बारूद बनाएंगे। ये निगमीकरण। जी, मैं ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री जो फूलबाग में है, सो किले के नाम से जानते हैं, OEF, उसमें किला मजदूर यूनियन है जो इंटक है, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, उससे एफिलेटेड है वो। उसमें सर मैं महामंत्री भी रहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा, इसमें फेडरेशन में स्पेशल इन्वाइटी हूँ। और जो मोदी सरकार ने सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो 41 है देश में, उनका निगमीकरण करने जा रही 1 अक्टूबर 2021 से। इसी 16 जून 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसका निगमीकरण करने का प्रस्ताव पास कर दिया। इसके विरोध में जो डिफेंस के महासंघ थे, उन्होंने 26 जुलाई 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। तो इससे हड़ताल से घबराई केंद्र सरकार ने आनंद फानंद में अध्यादेश ले आई, आवश्यक रक्षा सेवा। इसके तहत उन्होंने प्रावधान कर दिया, अगर कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी हड़ताल, धरना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, नारेबाजी, अनशन करता है, किसी भी तरह का विरोध करता है, तो उसको 2 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना होगा, और बिना नोटिस के नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। ये प्रावधान कर दिया जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए मोदी सरकार ने। जब जनता को ही कष्ट है तो ऐसा निगमीकरण का औचित्य क्या है? निश्चित तौर पर निजी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की सरकार हरकत कर रही है, जो बिल्कुल वाजिब नहीं है। और जब बनाई हुई संस्था किसी और सरकार की है, बेच कोई और रहा है, तो स्पष्ट है कि ये सरकार की सोच जनता परक नहीं, जनता विरोधी। इसी तरह से आपके श्रम संगठनों को भी संगठित होकर अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करना चाहिए। इस बात की कतई परवाह नहीं करनी चाहिए कि 2 साल भेजेंगे कि 6 साल भेजेंगे या 2 महीने भेजेंगे। ये हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक। सर, आंदोलन के लिए तो मोदी जी ने अब वो बिल बना दिया, अधिनियम हो गया कि हम उस पर नहीं कर सकते हैं, और बिना नोटिस के बर्खास्त भी किया जा सकता है नौकरी से। नहीं, देखिए, संगठन में बड़ी ताकत होती है। मोदी जी सरकार में हैं, लेकिन श्रमिक संगठन जो है, अगर संगठित होके जब मजदूरों के विरोध में ये काम हो रहा है, तो सारा मजदूर जिस समय सड़कों पे होगा, उस समय कोई भी सरकार वो बात हो जाएगी मजदूर हित में सही निर्णय लेने के लिए। इसके लिए त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आप किसी की सिफारिश से काम करा लें, संभव नहीं है। किसी के लोगों का जब आप सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लोग जानेंगे, पूछेंगे, तो लोगों की भी सिंपैथी आपके साथ होगी कि ये अन्याय हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसको अहिंसात्मक रूप से आंदोलन करने की जरूरत है, लंबा आंदोलन खींचने की जरूरत है। इस सरकार को ये एहसास हो जाए कि 41 फैक्ट्रियों में इनके परिवार हैं, इनका इतना वोट है, ये सब हमारे खिलाफ हो जाएगा अगर हम इनके खिलाफ इस तरह का अध्यादेश निकाल के गैर कानूनी कार्रवाई करें। हम खड़े हैं आयुध निर्माणी फैक्ट्री गेट के पास। हम यहाँ जानने आए हैं कि जो 1 अक्टूबर को निगमीकरण हो रहा है आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों का, उस पर यहाँ के कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये लोग विरोध तो कर नहीं सकते हैं, तो अब ये अपनी समस्या बता सकते हैं, विरोध तो कर ही नहीं सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन लोगों की क्या समस्या है।
क्या निगमीकरण करने के बाद कर्मचारियों का हित होगा या अहित होगा? आखिर ये लोग क्यों इससे असंतुष्ट हैं? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इसके पूर्व में आज से 21 साल पहले 1 अक्टूबर 2000 को दूरसंचार विभाग का भी निगमीकरण हुआ था। और आज स्थिति ये है कि विभाग तो चौपट हो गया, लेकिन उसकी जो सुविधाएं हैं वो आम जनता को मिली हैं। जैसे कि आज मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है। तो अब ये देखना ये है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण करने के बाद भारत सरकार को क्या फायदा होने वाला है और इन कर्मचारियों का इससे भविष्य क्या जुड़ा हुआ है। चलिए हम बात करते हैं। मैं योगेंद्र सिंह चौहान, ये जिस निर्माणी के बाहर आप खड़े हैं ओईएफ कानपुर, यहाँ पर अपनी भारतीय मजदूर संघ, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की यूनियन है ओईएफ मजदूर संघ, मैं उसका यहाँ का मंत्री हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह चौहान। योगेंद्र सिंह चौहान, बताइए। ये जो सरकार हमारी निर्माणियों को 7 निगम में तब्दील करने जा रही है, पहले ये देश के नागरिकों को ये समझ लेना आवश्यक होगा, सरकार कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करने जा रही है, खड़ा करने जा रही है। अच्छा। सरकार सिर्फ ये जो 220 साल की पुरानी निर्माणियां हैं, सिर्फ इसमें अपना एक ये ठप्पा लगाने जा रही है, इसको निगम बनाने जा रही है। अच्छा, निगम बनाने जा रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। सरकार का ये कहना है कि हम इन आयुध निर्माणियों को मुनाफा वसूली का केंद्र बनाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब ये मुनाफा वसूली का केंद्र होगा ताकि इससे प्रॉफिट हो और देश का इससे लाभ हो। नहीं, लाभ देखिए, देश का लाभ होगा, नुकसान होगा, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन जब आपात की स्थिति होगी, अभी आपने देखा कि एक जो है पोर्ट को सरकार ने अडानी को दे दिया और वहां 15,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई। तो ये जो सरकार कर रही है उसके रुझान आने चालू हो गए हैं। अब देश जो है नशे की गिरफ्त में जाएगा। नहीं, वो एक घटना है, उससे पूरा देश थोड़ी नहीं घटना, ये घटनाएं आना अब चालू होंगी क्योंकि सरकार इस दिशा में बढ़ गई है। आज देश की रोडों की स्थिति, उनमें वसूली जा रहे टोल की स्थिति, आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप सब चीजों को देखिए, एक आकलन करने की आवश्यकता है। अब सरकार आ रही है आयुध निर्माणियों की ओर कि इन आयुध निर्माणियों को सरकार कह रही है हम कारपोरेशन में तब्दील कर देंगे। अभी जब करगिल का युद्ध हुआ, छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जब करगिल का युद्ध हुआ, हमारे देश को, हमारे पास साजो सामान था लेकिन गोला नहीं था, क्योंकि बोफोर्स तोप हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खरीदी थी विदेश से, तो उसका गोला चाहिए था। जब उस कंपनी से कांटेक्ट किया गया कि भैया गोला चाहिए, तो कंपनियों ने गोला नहीं दिया हमको। तो ऐसी ही स्थिति, चूंकि हमारे सौभाग्य से पड़ोसी जो मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान के रूप में हो, बांग्लादेश के रूप में हो, चाइना के रूप में हो, वो सब हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो समय समय पर हमको गोला बारूद हथियारों की आवश्यकता पड़ती रहेगी। तो जब ये आवश्यकता आएगी तो प्राइवेट कंपनीज का मोटिव क्या होता है? मुनाफा वसूलना। तो वो परिस्थिति नहीं देखेंगे कि देश में कोरोना काल है। आपने देखा कोरोना में क्या हुआ, इसी निर्माणी ने पीपीई किट बनाया, हमारी निर्माणियों ने सैनिटाइजर बनाया। जब देश में लोग घर में दुबके हुए बैठे हुए थे, आपातकाल स्थिति में निर्माणियों का बड़ा अच्छा रोल रहा। बिल्कुल उन्हीं स्थितियों के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं स्थिति परिस्थितियों के लिए खड़े किए जाते हैं। बिल्कुल। प्राइवेट नर्सिंग होम 4 लाख रुपए ले रहे थे, यही आपका हैलेट है, उर्सला है, इन्होंने फ्री में इलाज किया और जाने पर जो है जो मरीज जा रहे थे उनका सत्कार किया, उनको माला पहनाया और वहां कपड़े उतार कर बाहर भेजे गए लोग। इतना कर्जा लाद दिया हो गया उनके ऊपर। तो ये प्राइवेट बनाम सरकारी के बीच का अंतर समझने की आवश्यकता है। तरीके 2 ही है लोकतंत्र में, एक तो सड़क पर और दूसरा न्याय, तीसरा कोई तरीका नहीं। महासंघों ने जो ये अधिनियम लाए हैं आवश्यक रक्षा सेवा, इस पे पिटीशन दायर कर रखी दिल्ली, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में और मद्रास हाई कोर्ट में। उस पर डेट डाल रखी है माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों, और सरकार से जवाब मांगा है कि आवश्यक रक्षा सेवा बिल की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी अचानक। तो वो प्रोसीडिंग में है, उस पर जैसे आगे डिसीजन होगा वो संगठन उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे आगे। फिलहाल 1 अक्टूबर से ये तानाशाही रवैया अपनाते हुए लागू करने जा रहे हैं। कोई इनका कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस क्या हम लोगों का भविष्य होगा तो खुद नहीं किसी को पता। भविष्य सरकार से अपेक्षा न करिए, भविष्य अपना आप खुद तय करिए। अगर आपने सरकार से अपेक्षा की तो जब सरकार अध्यादेश लाके आपको बाध्य कर रही है, कायदा तो ये होता है कि अगर
कोई जनहित का कानून बनाना है तो लोकसभा में प्रस्ताव आता है,